एआई नहीं, मैं आपको बकायदा प्रूफ देता हूं। 19 अप्रैल 2026 जब बजट सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक 47 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस 47 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं हिस्सा, जो कि लाइव टेलीकास्ट है और सब कई बड़े चैनलों में प्रकाशित है, इसलिए आपको दिखा रहा हूं मात्र। और इस प्रेस में उन्होंने जो कहा है, जो उनकी पहली बात है कि जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण बिल नहीं, और वो कहते हैं कि इसमें परिसीमन भी आवश्यक है। ये अखिलेश यादव की थॉट है और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, कहिए तो मैं प्ले भी कर देता हूं आपको। तो इससे स्पष्ट है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्षेत्रीय नहीं बनेंगे तो महिलाएं किसका प्रतिनिधित्व करेंगी, और नए निर्वाचन क्षेत्र तब तक नहीं बनेंगे जब तक परिसीमन न हो जिसका आधार जनगणना होगी। घूम फिर कर के बात वहीं पहुंच जाती है कि जब तक महिलाओं की गिनती सही नहीं होगी, महिला आरक्षण सही नहीं होगा। ये देखिए, महिलाएं जब तक हाँ, ये इनके सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे थे, खुद वही बता रहे हैं। ठीक है सर्वेश जी, ठीक है सर्वेश जी, मेरी बात सुनिए। अब आप मुझे इतना सर्वेश जी, बताइए। जनगणना से देखिए सर्वेश जी, एक छोटा सा बहुत रैशनली बात करते हैं, आज कोशिश करते हैं कि सही मैसेज जाए सबके बीच में। मैं बहुत देर से प्रोफेसर नवल किशोर भी हमारे साथ बैठे हैं, उनके पास भी आऊंगी क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया के शर्मा जी द्वारा। मुझे बताइए ना कि परिसीमन में हम जनगणना वाला फॉर्मूला तो अपना नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे साउदर्न स्टेट का नुकसान होगा। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि साउदर्न स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन का रेशो है वो बिगड़े। ये क्लियर हो रही है पिक्चर मोटी मोटी, ठीक है। कि जनगणना के आंकड़े हम रेफरेंस नहीं ले सकते हैं परिसीमन करने के लिए, क्योंकि वहां स्थिति नहीं तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, राइट। अब जब हमें 2011 का ही परिसीमन वाला फॉर्मूला, मतलब जनगणना चाहिए ही नहीं हमें परिसीमन की सीटें बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सीटें बढ़ाने के लिए हमने 50% वाला सरकार के लिए फॉर्मूला लेकर आ रही है, तो फिर उसके बाद महिला आरक्षण लागू करवाने में दिक्कत क्या है अगर उस हिसाब से परिसीमन होना है। मैं आपकी बात समझती, अगर परिसीमन के हिसाब से, मतलब जनगणना, फ्रेश जनगणना के हिसाब से परिसीमन हो रहा होता तो फिर समझ में आता कि भाई आप अड़े रहिए उस कंडीशन पे। लेकिन जब फॉर्मूला ही चेंज हो गया है जिसमें जनगणना की जरूरत नहीं है, तो फिर यहां पर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, पहली बात ये है फिनाज जी कि ये सारी दिक्कतें, सारा कष्ट इनको डिफेंड करना पड़ रहा है मनुस्मृति को, क्योंकि जहां उसका कोई नाम ले ले इनको दिक्कत होने लगती है उससे। हालांकि मनुस्मृति की जहां तक बात है, मनुस्मृति का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर से लेके कोई भी महिला करेगी, ठीक है। कोई महिला विषय मत पलटाइए, विषय और दूसरा, अगर विषय पे बात करें, अभी विषय से मैं नहीं भाग रहा था, परसीमन की बात मनुस्मृति में मैं आ जाऊंगा। मैं मनुस्मृति में ज्ञान आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं सर, मैं बताऊंगा आपसे ज्यादा नॉलेज। लेकिन पहले आप इसका उत्तर दीजिए। आपका नेता, आपको पता, आपके नेता ने क्या बोला? आपका नेता ने क्या बोला है? आपको पता था ये अमेंड करना पड़ेगा। आप ये दो तरफा, आपको पता है आजकल। और दूसरी बात मैं उसी पे आता हूं, चुप हो जाएंगे तो बोलूंगा ना। और आपके नेता ने यहां तक कहा कि महिलाएं अभी इस तरह के आरक्षण के योग्य नहीं है। सर्वेश त्रिपाठी जी, सर्वेश त्रिपाठी जी, आज योगी जी ने बहुत एक बड़ा बयान दिया। योगी जी ने, उन्होंने कहा है कि अच्छी और बुरी तमाम बातें आप मंच पर आके डिस्कस कीजिए ना, खाली बुरा क्यों बता रहे हैं, है ना। एक मिनट, मनुस्मृति ने क्या कुछ दिया है वो भी एक्नॉलेज कीजिए। अगर उस वक्त की परिस्थिति और उनके हिसाब से अगर कुछ लिखा हुआ है जो क्रिटिसाइज करना बनता है, अव्वल तो ऑथेंटिक सोर्स से मनुस्मृति पब्लिश हो, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि सनातन की जो किताबें होती हैं, माना जाता है कि हिंदू धर्म की किताबें गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी हुई होती है उनको ऑथेंटिकेट माना जाता है, एक है ना। तो वहां से मनुस्मृति छपी नहीं है, तो उसके ऑथेंटिकेशन पर भी सवाल है। बहरहाल हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, और योगी जी ने कहा भी ये बात। महिलाओं को लेके योगी जी ने तो ये भी कहा कि अथर्ववेद पढ़िए मनुस्मृति पढ़ने के लिए। के शर्मा जी बताएं मुझे अथर्ववेद में मनुस्मृति कहां लिखी हुई है? नहीं, मनु का जिक्र उन्होंने मनुस्मृति नहीं कहा है। ध्यान से सुनिए उनका बयान, उन्होंने मनु कहा है। मनु को जानना है, मनु को समझना है, मनुस्मृति नहीं कहा है। सुन लीजिए दोबारा। पहली बात, मनुस्मृति और मनु दोनों दो अलग अलग पात्र हैं। जो मनुस्मृति लिखा गया वो दोनों को आप रिलेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अथर्ववेद जो है वो श्रुति है और मनुस्मृति स्मृति है, दोनों का टाइमलाइन अलग है। और मनु और मनुस्मृति कौन है सर्वेश जी? 12,000 सुन लीजिए पहले। मनु और मनुस्मृति का क्या रिश्ता है वो बता दीजिए, जब इतने रिश्ते समझा रहे हैं तो। मनुस्मृति का जो हिंदू लॉ है, जो हिंदू लॉ आज भी मनु और मनुस्मृति का क्या रिश्ता है? दो बहुत अलग अलग लोग हैं।
मैं कह तो रहा हूँ मुझे अथर्ववेद में, क्योंकि मनुस्मृति में अथर्ववेद का जिक्र नहीं है। मनुस्मृति 3 वेद मानती है, अरे, चौथे वेद को नहीं योगी मानती। जी ने मनु कहा है, मनुस्मृति नहीं कहा, जिसने वो लिखा। अरे आप योगी जी, के शर्मा जी, जरा इनका थोड़ा यहाँ पर थोड़ा इनको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा कैसे आपको। ऑथेंटिकेट होगा? हाँ, मुझे अपडेट करें, अथर्ववेद में कहा है मनुस्मृति? नहीं, मनुस्मृति का कहा ही नहीं। आप योगी जी की बाइट सुनिए, मतलब है ना, उनके सोशल मीडिया हैंडल पे मिल मैं- जाएगी, अगर अभी मैंने सुनवाई थी, उन्होंने मनु कहा है। बुजुर्गों से मैंने पूरा सुना है। ठीक है, के शर्मा जी। डिफेंड किसको कर रहे थे? मनुस्मृति को कर रहे थे ना? नहीं, उन्होंने क्या कहा, सही और गलत? उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की कहावत कहता हूँ। डिफेंड किसको कर रहे थे? वो मनुस्मृति को कर रहे थे ना? पिनाज जी, किसी और की बात हो रही थी? नहीं पिनाज जी, मैं एक बात हो रही कहता थी? हूँ, मुझे हंसी आ रही है आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं पर, अन्य लोगों मंत्री पे। हैं, मैं इतना ही कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर रहे होंगे। एक मिनट भैया, शांत कीजिए ना पिनाज जी। ये तो लोग लग रहा है जी, कि ये एक सेकंड। प्रवचन कर रहे हैं। ठीक है।